हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोग तक पहुंच पा रही है? चलिए भाई, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए देखो, आज हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज बाद फिर से क्लास हो रही है ना। रिवीजन डन। अरे वाह, क्या बात। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, तो भाई जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो वो बढ़िया है आपके लिए, है ना। रिवीजन में शॉर्ट नोट आप लोग साथ के साथ बनाते रहो। शॉर्ट नोट बनाते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। वेरी नाइस। बहुत सारे क्वेश्चंस करे यार, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत खूब। ठीक है, शॉर्ट नोट भी बना लिए। अरे बहुत बढ़िया यार। देखो, रिलेटिव मोशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को और आसान हो जाएंगी, आपको विजुअलाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो आप फील लेना बंद कर दीजिएगा। जस्ट आप ये समझिए कि क्वेश्चन बनाना है। आप जब क्वेश्चन बनाने की सोचोगे तो आप लोगों से इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने जरा सा भी फील लेने की कोशिश करी कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा दिखना नहीं है, तो फिर भाई आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चंस को कैसे आसान बनाना है ये चीज आप लोगों को सीखनी है। कितनी जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ये आप लोगों को सीखना है। फील की बात है तो जब चैप्टर एंड करोगे ना, तो आप चैप्टर एंड जब होगा तो आपको खुद ब खुद फील आ जाएगा कि भाई जो हमने पढ़ा है वो बहुत सही था, हमसे एक क्वेश्चन बन रहा है, अब हम लोग सारी चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, सारे पॉइंट आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई लोग, अब इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बट कुछ नई नहीं होगी, कुछ चीजें पुरानी हैं वो आपको याद आएंगी। थोड़ा सा उनको रिकॉल करिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आपको लगेगा कि तो वही पिक्चर चल रही है जो चीज हमने काइनेमेटिक्स 1D में स्टार्ट करी थी। आपको फील होगा सारी चीजें वैसे ही लगेंगी, बट आपको याद होगा वहां कोई एक वर्ड यूज किया था हमने, रेफरेंस वाला। और वो रेफरेंस फ्रेम आज आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम, है ना, कि एक्चुअल में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये चीज आपको समझ में आएगी। काइनेमेटिक्स 1D जब हमने स्टार्ट किया था तो शायद आप लोगों को याद होगा हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो मोशन हम लोग पढ़ते हैं या फिर काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन चेंज हो भी रही होती है, हो सकता है ना भी चेंज हो रही हो। दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा होता है। देन सारी चीजों को वहीं से हम लोग पिक करते हैं। और आपको एक याद होगा कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, एक ट्रेन का, बस का, या फिर जो भी आप लोग समझ पा रहे हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो फ्रेम कर रहा हो। इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक पर्सन है दैट इज ए, और दूसरा एक पर्सन है दैट इज बी।
दो पर्सन है यहां पर, एक तो ए और दूसरा है बी। अब ये जो इसको हमने नाम दिया कि भाई ये क्या है, दिस इज द बस, और ये बस जो है इस डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। किससे? वी नॉट वेलोसिटी से इन दिस डायरेक्शन मूव कर रही है। अब हमने क्या बोला कि एक सी कोई पर्सन है, दैट इज दिस इज द सी पर्सन, और ये जो है किसी ग्राउंड पर किसी एक पर्टिकुलर यानी कि इस बस से बाहर से सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या है? सी पर्सन जो है वो इस बस के बाहर है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सी पर्सन है ये किस पे, ग्राउंड सरफेस पे है, और ए और बी जो है वो बस में बैठे हुए, और बस जो है वो एग्जैक्टली वी वेलोसिटी से इन दिस डायरेक्शन मूव कर रही है। ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर आप लोग यहां पर ये पूछो, ए पर्सन से आप ये पूछो कि बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपका एक पॉइंट क्लियर होगा कि ए यही बोलेगा कि सर बी जो है वो रेस्ट में है, वो मेरे सामने बैठा हुआ है या मेरे सामने खड़ा हुआ है, यही बात बोलने वाला है। लेकिन अगर आप इन द सेम टाइम, अगर जिस टाइम पर जब ए को कॉल करके आपने पूछा कि बी क्या कर रहा है, तो बी के लिए ए ने बोला कि बी जो है वो रेस्ट में है। लेकिन यदि हम लोग सी पर्सन की बात करें, अगर सी को आप सेम टाइम कॉल करो और उससे पूछो भाई बी क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे सर बी जो है ना वो मूव कर रहा है, कितने से, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो आप ये बात बोलने वाले हो, यानी सी जो है वो बी के लिए ऐसा बोलेगा। अब ये बात मैं आपसे पूछूं, क्या सही है? क्या दोनों सही बोल रहे हैं? एक बोल रहा है रेस्ट में है और एक बोल रहा है मोशन में है। तो आप कहोगे सर ए अपनी जगह पर सही है और सी जो है वो अपनी जगह पर सही है। ए जो ऑब्जर्व कर पा रहा है वो चीज बोल रहा है, जो सी जो बोल रहा है वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, वो चीज बोल रहा है। यानी ए और सी अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई भी एक गलत नहीं दिखाई दे रहा। बट इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है रेफरेंस फ्रेम। क्या? रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम को समझेंगे आगे चल के, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें दो पॉइंट हो गए। एक तो पॉइंट हो गया मेरे सामने कि बी कोई एक पर्सन है, या फिर ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस बी ऑब्जेक्ट की ये बी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है या रेस्ट में है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पर्सन कहां खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? ये वाला पॉइंट आई होप आप लोगों को याद होगा कि डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो भाई एक छोटी सी डिस्कशन आप लोग मेरे से बार बार कर रहे हो, आप लोग कमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो भाई इस चीज़ पे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सिलेबस आप लोगों का पूरा कोशिश किया जा रहा है कि 10 नवंबर से पहले आप लोगों का सिलेबस करा दिया जाए। पहली हमारी कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होगी कि 28 अक्टूबर तक हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। बट अगर 28 तक नहीं हुआ है तो हार्डली हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 नवंबर तक का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें छोटा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। देखो, कुछ क्लासेस आप जैसे कुछ चैप्टर आपके लाइफ में इस टाइम पर चलते रहेंगे और फ्रीक्वेंसी उसमें हम लोग बढ़ाने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ सकती है उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा दूसरा एक और पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और वो उन चैप्टर्स को हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म जैसे प्रीमियर हो जाएगा उसका, और वो संडे एवरी संडे आप लोगों को क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी। तो जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं वो कुछ उस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन जिसको समय आने पर आप लोगों को बता दी जाएंगी। कि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 21-22 डेज ऑलरेडी सितंबर में है। आपका फुल मंथ अक्टूबर पड़ा हुआ है, यानी कि 2 महीने आप लोगों के पास 10 नवंबर तक हम लोग आइडिया लेके चलें तो 2 महीने भाई 60 डेज आप लोगों के पास आज भी अवेलेबल हैं।
अब इसमें आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। इंपोर्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जब तक आप लोगों को याद होगा कि देखो आज भी जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तो यहां आप लोग देखोगे कि वेक्टर का कितना यूज हो रहा होगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं जिन बच्चों ने वेक्टर अपना पढ़ा नहीं है, जिन बच्चों ने वेक्टर क्लियर नहीं किया है, या फिर जिनको वेक्टर अच्छे से नहीं आता है, उनको हर जगह सफर करना पड़ेगा। लेकिन जिनको वेक्टर अच्छे से आता है, जिन्होंने वेक्टर में टाइम दिया है, मैं 100% कह सकता हूं कि उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर को जब कराऊंगा ना, आज के लेक्चर में ही इसका आप प्रूफ देख सकते हो। आज का लेक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक अटेंड करो, आपको फील आ जाएगा एग्जैक्टली कि वेक्टर की इंपोर्टेंस क्या है, वेक्टर क्या है, जिसको आपने जितना टाइम दिया है ना ऐसे ही नहीं दिया। इस टाइम देने की वजह थी क्योंकि हर एक चैप्टर में उसकी इंपोर्टेंस है। सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं वेक्टर पढ़ने के बाद। बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स को आप लोगों ने टाइम दिया, तो ये जो दो चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट किए ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जिन्होंने नहीं दिया भाई, उसको थोड़ा सा चीजें कभी लगती होंगी कि ये चीज थोड़ी दिमाग में नहीं उतरी, तो वो उसकी वजह केवल इतनी सी होती है कि दो चैप्टर पे आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। कितनी चीजें आसान होंगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सिंसियरली आप लोग हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इस चीज की टेंशन ना लीजिए। ऑलमोस्ट हम लोग इस चीज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, किस तरीके से चैप्टर्स जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं उनको हम रिकॉर्डेड सेशंस में आपको प्रोवाइड कर देंगे कि अगर लाइव नहीं मिल पाया तो वैसे ही मिल जाएगा। और फिजिक्स में मेरी कोशिश होगी कि आपका जो ये 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर होता है, इसको 1.5 आवर में या फिर ऑलमोस्ट जिस दिन नीड होगी, जिस तरीके से टाइम मिलता जाएगा, उस तरीके से उस लेक्चर को 2-2 घंटे तक आपको पढ़ाकर मैं अपना फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करूं, उतना प्रोवाइड कर पाऊंगा वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो और कोई आप लोगों को पॉइंट है जिसमें आप लोग पूछना चाहते हो तो भाई पूछ लो, फिर उसके बाद तो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछना है अभी पूछ लो। और कोई क्वेरी है तो? नो सर, तो ठीक है सर, स्टार्ट करें। इसके बाद आप लोगों का एनएलएम स्टार्ट होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद फ्रिक्शन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद WEP कराएंगे, है ना। सारी चीजें आसान होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस पॉइंट पर। हमने एक ऑब्जर्व किया था, एक B पर्सन है, एक A पर्सन है और एक C पर्सन है। ये 3 अलग अलग पर्सन है। और इसके लिए हमने ये चीज देखी कि A और C के लिए B जो है वो A के लिए रेस्ट में है, C के लिए B जो है वो मोशन में है। देन ये कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मोशन में, बी मोशन में या रेस्ट में, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। तो अब देखिए, इन द फिजिक्स लैंग्वेज हम लोग इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग क्या होता है। अब देखो, रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग होता है जो जहां पर ऑब्जर्वर होता है ना, जहां पर ऑब्जर्वर होता है वहां पर आप कार्टेशियन प्लेन बना दीजिए, जहां वहीं पर आप लोग XY प्लेन बना दीजिए और वहां से आप लोग उसकी पोजीशन को चेक करिए कि ऑब्जेक्ट फिर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर काम कर रहा हूं इस जगह पर, वो क्या है, दैट इज कि मानकर चलिए कि ये जो A पर्सन है ना, इस पर एक XY प्लेन बना देता हूं। क्या बनाता हूं? XY प्लेन बनाता हूं। और XY प्लेन बनाने के बाद मैं ये कहता हूं कि भाई एक बात बताओ कि इस पॉइंट से A से जो है B की पोजीशन क्या है। तो आप बोलोगे सर A से B की पोजीशन ये वाली है। क्या है? इट इज अ पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? किसका पोजीशन वेक्टर है भाई? किसका पोजीशन वेक्टर है? सर पोजीशन वेक्टर है किसका? B का। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में आप इसको देख रहे हो? सर इसको हम B को रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। यानी कि जहां पर A ऑब्जर्वर था, हमने क्या बना दिया, उसको कार्टेशियन प्लेन बना दिया, उसी जगह पर XY प्लेन बना दिया हमने। उसके बाद चेक किया हमने कि भाई जो A है उससे B जो पर्सन है उसके लिए पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज A to B।
अब पोजीशन आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए, देन भाई इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अब मैं ये कहता हूं कि सेम एज इट इज ये बस उठकर यहां पर चली जाए, आगे चल के देखते हैं, लेकिन पहले सी का भी पॉइंट देख लो। सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखना चाहूं तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहां पर क्या करोगे, सेम कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। किस पर? कार्टेशियन प्लेन बना दिया, मानकर चलिए आपने इस पॉइंट पर आपने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, दैट इज एक्स और दिस द वाई डैश, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन अलग अलग है इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया। अब देखो इसके लिए ऑब्जर्व करना चाहोगे तो आप बी की पोजीशन को ऑब्जर्व करोगे। किसकी पोजीशन को? बी की पोजीशन को ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज पोजीशन वेक्टर किसका ड्रॉ किया हमने? बी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में भाई? किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में। बोलो बात समझ में आई क्या? अब हम लोग क्या देखते हैं, अब एक नया पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जिस पर्टिकुलर टाइम पर देखा, मानकर चलिए कि टी टाइम था, कोई भी एक टाइम था, उस समय ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, तो इसकी पोजीशन इसके लिए ये थी और सी के लिए पोजीशन इस बी की ये वाली थी। आफ्टर कुछ टाइम इंटरवल, यानी कि 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है, मानकर चलिए कि ये जो बी है ना, बी जो है वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। किस पॉइंट पर पहुंच गया? इस पॉइंट पर पहुंचा। तो भाई एक बात बताओ, जब ये बी पहुंचा होगा इस पॉइंट पर तो ए भी तो इसके साथ ही गया होगा, ए की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई होगी, बी के साथ साथ ए भी चल रहा है, तो ए इस वाले पोजीशन वेक्टर में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ये तो सेम ही रहेगा। जब टी पर चेक कर लिया और आफ्टर टी टाइम कुछ हमने t+1 t+2 अलग 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद बी को फिर से ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ए के लिए तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पोजीशन वो चेंज थोड़ी ना हो रही है। तो भाई ये सामने बैठा है, ये भी सामने बैठा है, बस पूरी मूव कर रही है, कंप्लीटली मूव कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि ए के लिए बी फिर भी रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए, इस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या देखोगे कि बी का नया पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। किस पर? अलग एक और नए टाइम पर, टाइम इंटरवल के बाद बी का एक नया पोजीशन बन चुका है और इस पोजीशन को फिर से मैं क्या बोलूंगा, अब ये बी पोजीशन सेम एज इट इज सी के रेस्पेक्ट में है। किसका पोजीशन है? बी का है, सी के रेस्पेक्ट में है। बोलो बात समझ में आई क्या? अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हुई या नहीं हुई? भाई चेंज हो गया ना, तो अब ये बी का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? बी का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको रेफरेंस फ्रेम को हम लोगों ने देखा कि ये किस पर, ऑब्जेक्ट को किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हम एक छोटा सा और परसेप्शन है, शायद आप लोगों को याद होगा जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, आप लोगों को 1D पढ़ाया था, वहां पर ये चीज वहां भी डिस्कस करी थी। मानकर चलिए कि यू आर मूविंग, आप लोग जो है मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग बाय द ट्रेन, है ना, और यहां पर हम लोग आगरा स्टेशन की बात कर लेते हैं, है ना। तो यू आर मूविंग बाय द ट्रेन और उसमें आप लोग एक पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा, इसमें कोई भी एक ई पर्सन बैठा हुआ है ट्रेन में। कौन? कोई ई पर्सन बैठा हुआ है। तो अब आप लोग देखोगे यदि आप ई पर्सन को कॉल करके बोलो तो उसके जवाब क्या होगा? उसका क्वेश्चन, सबसे पहले आपका क्वेश्चन कि ई को कॉल करके पूछो भाई कहां पहुंच गए, तो उसका जवाब क्या होगा कि आगरा स्टेशन आने वाला है, आगरा स्टेशन आने वाला है। तो अब ये जो मैंने टर्म बोला है ना, जो मैंने ये बात बोली है, इसी बात को पकड़ लीजिए और इसी को प्रमाणित कर दीजिए कि आगरा स्टेशन आने वाला है। तो एक बात समझाओ मेरे को कि भाई कि ई मूव कर रहा है या फिर आगरा स्टेशन मूव कर रहा है। अगर इस बात का कंक्लूजन निकाला जाए तो वो तो ये है कि आगरा स्टेशन आने वाला है, यानी कि आगरा स्टेशन जो है वो उसकी साइड मूव कर रहा है, ई मूव नहीं कर रहा, ट्रेन मूव नहीं कर रही, आगरा स्टेशन मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन है उसको क्या लग रहा है कि स्टेशन उसको अप्रोच कर रहा है। तो कोई बात नहीं, इस परसेप्शन को ही अपने दिमाग में बिठा लो। ये परसेप्शन मैं आपके लिए डेवलप कर रहा हूं, एक्चुअल में भले ही नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, बट ये परसेप्शन किसको है? ये परसेप्शन ई को है। और इसी परसेप्शन को आप लोग भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रिलेटिव मोशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे कि शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, आप लोगों को एक बहुत, शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो ग्रेविटेशन में, तो पहले के टाइम में हम लोग ये कहते थे कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है, सन चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गैलीलियो ने एक बात, गैलीलियो से भी पहले, लेकिन गैलीलियो ने एक बात बोल दी और वो ऑफिशियल तरीके से बोल दी उसने कि भाई अर्थ के सन चक्कर नहीं लगा रहा है, सन के चक्कर अर्थ लगा रही है, यानी कि सन तो सेंटर में है, अर्थ चक्कर लगा रही है। तो लेकिन इससे पहले के टाइम में भाई ऐसा क्या था, इससे पहले के टाइम में क्या लोग क्या ऑब्जर्व करते थे कि भाई वो तो अर्थ में है और वो तो सन को देख रहे हैं कि सन यहां से राइज करता है, दूसरी साइड ईस्ट से राइज किया, दूसरी साइड में सेट कर गया, तो उसको तो फील यही हो रहा ना भाई, सन यहां से राइज किया था, ऊपर ओवरहेड गया एंड बैक जाके वो सेट कर गया, है ना। तो ये परसेप्शन क्या था, उसने जो ऑब्जर्व किया, मैं अर्थ पे हूं, मैं भी यही ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं होता। अर्थ जबकि चक्कर लगा रही है किसके, सन के चक्कर लगा रही है, किसके, सन के चक्कर लगा रही है, कौन, सन के चक्कर लगा रही कौन, अर्थ। तो लेकिन मेरे को परसेप्शन क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को परसेप्शन दिखाई दे रहा है कि सन जो है पहले राइज करता है, ऊपर तक जाएगा फिर डाउन जाएगा। तो इस परसेप्शन को आप लोग थोड़ी सी देर दिमाग में बिठा लीजिए, फिर चीजें और थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी आप लोगों को। तो हमने कहा कि ई जो है वो पहले इस पॉइंट से ऑब्जर्व करता है, तो ये पॉइंट जो है आप लोग देखोगे कि ये डिस्टेंस मानकर चलिए कुछ भी डिस्टेंस है, मानकर चलिए ये डिस्टेंस कुछ भी है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखोगे कि ई जो है वो कुछ इतनी दूर हो जाएगा, फिर ई जो है वो इस पॉइंट पर भी पहुंचेगा, इस पॉइंट के बाद ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू द ई, हमने ये बोल दिया कि ई जो है वो भैया रेस्ट में है, स्टेशन मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, स्टेशन मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ई परसेप्शन। तो स्टेशन, ये हम लोग ये बात क्या करें, आगरा स्टेशन, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ई ऑब्जर्व कर रहा है, आगरा स्टेशन मूव कर रहा है, और वो किससे, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मानकर चलिए ये ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन जो है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, v वेलोसिटी से ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बट हमने एक नया परसेप्शन डेवलप कर दिया कि भाई ये ऑब्जर्वर है और ये आगरा स्टेशन को देख रहा है, तो ये स्टेशन इसकी साइड अप्रोच कर रहा है और वो कितनी वेलोसिटी से, इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया, ये बात दिमाग में बिठा लो, आगे यूज होगी, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर को क्या परसेप्शन हमने डेवलप किया कि ऑब्जर्वर जो है वो किस में है, रेस्ट में है। तो यहां पर भी हमने ये चीज ऑब्जर्व करी। इसमें कोई भी किसी को भी दिक्कत है, कोई भी कुछ चीज पूछना चाहते हो तो वो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे कुछ और पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सभी को समझ में आया होगा। चलो अब इन द फिजिक्स लैंग्वेज, इन द फिजिक्स लैंग्वेज हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम ये करते हैं कि दो पॉइंट हमें मिले, एक तो मिला पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट मिला ऑब्जर्वर। पहला पॉइंट मिला ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट मिला ऑब्जर्वर। तो हम क्या करते हैं, जहां ऑब्जर्वर होता है ना, ऑब्जर्वर पर अपना XY प्लेन बना देते हैं, यानी कि उसी को ओरिजिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ओरिजिन बना देते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और समझिए, बस लास्ट है भाई। जब A से पूछा और C से पूछा, इन दोनों ने अपनी अलग अलग बातें बोली, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज थी जो दोनों के लिए सेम थी। एक भले ही रेस्ट में था, एक के लिए मोशन में था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी टाइम। क्या था, वो था टाइम। टाइम दोनों के लिए कॉमन था, टाइम तो दोनों के लिए कॉमन था। किसी भी टर्म्स में अगर ये बात आपसे पूछी जाए तो टाइम दोनों के लिए कॉमन है भाई। इसके लिए भले ही ये मोशन कर रहा हो एट सेम टाइम, इसके लिए रेस्ट में होगा, लेकिन टाइम इज द कॉमन टर्म जो इन दोनों को, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ता है। समझ में आ गया भाई। तो ये चीज ध्यान से सुनिएगा,
फिर आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपने रेफरेंस फ्रेम से। क्या? एक रेफरेंस फ्रेम से अब सारी चीजें और आसान हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन एक बार समझ लेनी है कि हम लोग रेफरेंस फ्रेम को अगर डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है। रेफरेंस फ्रेम, it is combination of axis attached with observer with clock। हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम जो ऑब्जर्वर होता है ना, वहीं पर हम लोग एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं, एक्सिस बना देते हैं विद द क्लॉक। ठीक है, अब यही चीजें और आगे आपको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। शायद आप लोग बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ चुके हो, रिपीटेड हैं, आपको लगेगा भाई ये तो हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, कुछ नया चल ही नहीं रहा। ठीक है भाई, इसको हमने क्या बोला, ओरिजिन, इसको हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस, और इसको हमने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। अब इसमें कोई एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए, और एक और पॉइंट है जिसका पॉइंट, दिस इज द पॉइंट बी। क्या है, पॉइंट बी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं। इसको मैंने क्या बोला, ये कोई ए पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है, या फिर कोई ये कोई ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट। और ये जो मैंने फ्रेम बनाया हुआ है, इसमें मैंने ये पॉइंट जो बनाया, ये बनाया ग्राउंड फ्रेम। कहां से, वी आर थर्ड, जैसे सी था ना, जैसे सी था, हमने कहा था सी जो है वो ग्राउंड पे है, तो ऐसे ही हमने ओरिजिन इस बार सी को ही बनाया है, सेम एज इट इज है, लेकिन वो सी कहां पर है, ग्राउंड पर है, इसलिए हम लोग इसको बोल दे रहे हैं क्या, ग्राउंड फ्रेम। क्या बोल रहे हैं इसको, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ए और सी कहीं भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बात थोड़ी समझेंगे। अब एक बात बताओ, ए से बी का पोजीशन वेक्टर अगर आप जानना चाहो तो वो यही होगा, आर बी ए, कुछ ऐसा ही होगा क्या भाई, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, और इसमें आप लोग देखो, अब एक बात बताओ कि ए की पोजीशन ग्राउंड फ्रेम से देखी जाए तो वो क्या होगी भाई, ये होगी, और इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आर ए। अब यहां पर पोजीशन ऑफ ए बता दिया आपने विद रेस्पेक्ट टू ओ, लेकिन ओ हम लोग लिख नहीं रहे, क्योंकि जहां पर आप लोगों को कोई बात बोली नहीं जाए तो इसका मीनिंग समझ लीजिए कि वो ग्राउंड फ्रेम से बोली गई है। किससे, ग्राउंड फ्रेम से, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड फ्रेम से पोजीशन दे दी हमारी कितनी, आर ए। तो ओ को हम लिखते नहीं जब हम लोग कुछ नहीं, ठीक है, अगर आप लोग लिख भी सकते हो कोई बड़ी बात नहीं उसमें, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। तो ये किसकी पोजीशन हो गई, आर ए की हो गई। इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक बात बताओ, बी की क्या है, तो आप बोलोगे सर आर बी फिर से ओ, लेकिन हम उसको बोल नहीं रहे, हम उसको क्या करते हैं, बड़ा सिंपल कर देते हैं, आर बी। क्या बोलेंगे, आर बी। भाई बस काम हो गया, ये तो वेक्टर में पढ़ा ही था, ये तो वेक्टर में पढ़ा ही था। सेम सेंस, अपोजिट सेंस, सेम सेंस, अपोजिट सेंस, कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, है ना, कुछ दिमाग में घुस रहा है क्या? अगर नहीं घुस रहा तो बता दो यार, नहीं सर घुस तो रहा है सर, याद तो आ गया, क्योंकि रिवीजन का टाइम मिला है आप लोगों को और आप प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि आर ए आर बी, देखो आर ए प्लस आर बी ए, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस, ये एक और दो, एक और दो सेम सेंस है, दिस इज द अपोजिट सेंस, तो रिजल्टेंट हो गया। याद आया क्या? याद आ गया भाई, बोलो यार, सभी को आ गया नहीं आया? ठीक है, आया ना मजा? ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसको हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं, आर बी ए
इक्वल्स टू आर बी माइनस का आर ए। बोलो यस और नो, यस और नो, बोलो बात समझ में आई क्या? अब यदि मैं आप लोगों से कहूं सर ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज द पोजीशन ऑफ बी, ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी इन फ्रेम, इन फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम में। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ए के फ्रेम में है, ए के फ्रेम में, क्योंकि यही तो बात बोली थी अभी पीछे, ध्यान से सुनो, ये बात बोली थी ना मुझे कि ए के फ्रेम में हमने क्या बना दिया, ए पर ओरिजिन बनाया था। लेकिन ये बात क्या है, ये है ये। सर आप तो कुछ और ही बोल रहे थे भाई। देखो ये वाली बात की कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर इस जगह पर ओरिजिन बना दिया जाए, इस जगह पर ओरिजिन बना दिया जाए, तो बी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस है ना आर बी ए। लेकिन आर बी क्या है, ये ग्राउंड फ्रेम में है, और ये क्या है, ये भी ग्राउंड फ्रेम में है। लेकिन इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोलोगे पोजीशन ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। दूसरा पॉइंट बोल सकते हो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। एक और पॉइंट आप लोग बोल सकते हो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। यानी कि आर बी ए को क्या बोल सकते हो आप लोग, पोजीशन ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। यानी कि ए को हमने क्या बना दिया, ए को रेस्ट में बना दिया। किसको बना दिया, ए को रेस्ट में बना दिया। इसका मीनिंग भी ऐसे हो सकता है, तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट आए आप तुरंत समझ जाओगे इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। क्लियर है भाई? चलिए, तो अब आप लोग इसमें पॉइंट बोलोगे, दैट इज एक पॉइंट हमने लिख लेना है कि ए क्या है, ए क्या है ऑब्जर्वर, और बी क्या है, बी एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, बी एक ऑब्जेक्ट, बी इज द ऑब्जेक्ट। बी एक ऑब्जेक्ट है, ए इज द ऑब्जर्वर, बी इज द ऑब्जेक्ट। अब याद है ऑब्जर्वर हमने क्या बोला था, एक परसेप्शन डेवलप कर लीजिए कि जो ऑब्जर्वर है वो मानकर चलिए कि वो रेस्ट में है। क्या है, वो रेस्ट में है। बाकी डिस्कस हम लोग किसके बात करेंगे लिए, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए, बी के लिए। तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो ये वाला जो टर्म्स आपने पढ़ा है, ये जो टर्म्स पढ़ा है, इसको अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लें या डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, ये दोनों ही बात सेम है। नोट तो कर लिया ना सभी ने? अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें तो, या फिर मैं ये कहूं कि वेलोसिटी निकालनी हो, किसकी, वेलोसिटी बी ए, यही है ना वेलोसिटी ऑफ, यहां पे पोजीशन डिस्कस किया था। अब हम क्या करें, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए, ए के फ्रेम में। तो आप क्या बोलोगे, सर हमें कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। किसका, इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो देखो भाई सिंपल सी बात है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, वी बी माइनस का वी ए। बोलो बोलो। लेकिन ये बात हमने किसके फ्रेम में ली है, फ्रेम ऑफ इन फ्रेम, ऐसे लिखिए, इन फ्रेम ऑफ ए, ए के फ्रेम में। ठीक है, ये वेलोसिटी की बात रही। लेकिन इसी जगह पर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई एक बात बताओ, सेम टाइम सेम टर्म्स रिलेटेड हैं, लेकिन एक्सेलरेशन भी बता दो। क्या, एक्सेलरेशन भी बता दो। तो मैं अगर आपसे दिस इज, अगर कुछ इस तरीके से बात कर लूं, तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकाल लोगे, किसका, वेलोसिटी का। तो सर वेलोसिटी बी ए अपॉन डी टी, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, डेरिवेटिव निकाल लीजिए, बस कुछ नहीं करना। क्या कर देना, ये वाला पॉइंट कर देना है।
अब ये दोनों बातें आप लोगों को याद रहेंगी? सर याद नहीं रहेंगी, कैसे याद रखनी है वो समझा दो। तो भाई सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगी जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और पॉइंट्स स्टडी करते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से एक बात और बोलूं कि भाई एक बात बताओ, दिस, इसको क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन ये वाली बात अभी कुछ इस तरीके से थी कि हमने इसको पोजीशन बनाया था। अगर हमने ए को ऑब्जर्वर बनाया था, नहीं नहीं सर ए को ऑब्जर्वर नहीं बनाना, इस बार हम ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं बी को, तो भाई एवरीथिंग विल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बी रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि बी पर रेफरेंस फ्रेम चला जाएगा, ए पर ऑब्जेक्ट, ए इज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा टर्म है जो आप लोगों को याद रखना है कि माइनस का ए बी, इसका मीनिंग क्या है, अब ए ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जर्वर है, तो सिंपल सी बात है भाई कि इसके रेस्पेक्ट में ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अब एक और पॉइंट जो हम लोग ऊपर से निकाल के लाएंगे, ये वाला पॉइंट, इसमें आप लोगों ने देखा कि वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस का वी ए। इसमें दो तीन पॉइंट्स ये क्या है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। अब यहां पर ये जो वी बी ए है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, सर दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करें सर, इट इज बी बी, ये क्या है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ, एक सेकेंड, वी बी इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, या फिर ग्राउंड फ्रेम, किस में फ्रेम में है, ये ग्राउंड के फ्रेम में है। सेम एज इट इज ए के लिए पूछी जाए तो एवरीथिंग विल बी सेम, दिस द ए, और इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के फ्रेम में है, ए नहीं, ये वाला दे नहीं रखा, इसके बाद ओ नहीं लिखा है, बट आप समझ जाइए जब नहीं लिखा तो ये इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या दे रखी है, ये ग्राउंड के फ्रेम में दे रखी है। सर दिमाग में नहीं उतरी बात, जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं बताया जाए तो तब तक आपके दिमाग में कहां उतरती हैं ये सारी चीजें। एग्जाम्पल देखो, सारी चीजें अभी उतरती हैं आपके दिमाग। ठीक है भाई, नोट किया सभी ने इतना, बस ये डेटा है, इसको यूज करना है। क्या, इसको आपको यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है वो थोड़ा देखिए। चलो हाँ, कैसे यूज करें भाई, हाँ नोटेड डाउन, हमें पता है ना, सबसे पहले सर यही क्वेश्चन करने वाले हैं, यही क्वेश्चन करने वाले थे आप, है ना। नोट करिए भाई, जितने बच्चे लाइव हैं लाइक तो कर दो यार पहले। सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रही हैं। देखो अब इस बात को थोड़ा सा दिमाग में उतारते हैं, और दिमाग में उतरेगी
विद द एग्जाम्पल। अब थोड़ा फील आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम अभी तक पढ़ क्या रहे थे। अब मानकर चलिए कोई एक पर्सन है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। एक और पर्सन है दैट इज बी, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है दिस। अब एक सी है, इसकी वेलोसिटी है कितनी, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ये एक्स वाई प्लेन में है, इसको आप लोग एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको आप वाई एक्सिस ले लीजिए। अब आप लोगों से क्वेश्चन किया उसने, थोड़ा समझना, सारी चीजें सेम है बट समझोगे तब। यहां पर उसने क्वेश्चन किया है वी बी ए, आप बता दोगे सर, आराम से बता सकता हूं मैं, लेकिन उसका यूज करना है जो मैंने अभी सिखाया है। जो चीज पढ़ के बैठे हो, जो चीज इधर उधर से सीख के बैठे हो, उसको भूलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, है ना। जैसे बताया है उसका यूटिलाइज करो बस। क्लियर। चलो, तो वी ए बी दिस कुछ इस टाइप से हमने लिया। दूसरा पॉइंट एक और फाइंड करना है, वी सी ए। तो ये दो चीज आप लोगों को फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड कर सकते हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन फिर दोबारा से समझाता हूं कि कोई ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं ना। एक्स सॉरी ए और बी एक्स पर कर रहे हैं, सी जो है वो वाई एक्सिस पर कर रहा है डाउनवर्ड। ए और बी एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, बी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसकी ए की 10 मीटर पर सेकेंड, बी की 5 मीटर पर सेकेंड, सी की 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। लेकिन ये जो वेलोसिटी दे रखी है, ये जो वेलोसिटी दे रखी है ए की, बी और सी, ये ग्राउंड फ्रेम से दे रखी है। किससे दे रखी है? ग्राउंड फ्रेम से दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बी की वेलोसिटी बताओ ए के रेस्पेक्ट में। किसके? बी की वेलोसिटी बताओ ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी को बना दो ऑब्जेक्ट, ए को बना दो क्या? ए को बना दो ऑब्जर्वर। फिर वो कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ किसकी? सी की वेलोसिटी बताओ किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि रिलेटिव टू ए हमें ये बात कह रहा है। वो इन द फ्रेम ऑफ ए, इन द फ्रेम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी आप लोगों को बतानी है। समझ में आ गया? इन सब की किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? ग्राउंड के रेफरेंस में दे रखी है। बस एक चीज और यहां पर समझ में आएगी, जो चीज मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां करके तो बैठ जाओगे तुम भाई। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। मेरा ही फॉर्मूला लगाया? हाँ तो बस मेरा ही फॉर्मूला लगाना। मैं खुद भी कह रहा हूं आपसे कि मेरा ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पहली बार एनएसएस दे रहे हो तो ठीक है भाई, पहली बार में ही क्लियर होना चाहिए। अब देखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने किसकी बात करी है? दिस, इसकी बात करी, इसको ए और दिस इज द बी। ये ए और बी, ये दो, इसमें हमने किसको ऑब्जर्वर बनाया है? ए के रेस्पेक्ट में है। तो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूं, ए को सॉल्व करने के लिए इसको, ए वाले को क्या बोल दो? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यही बनाया, इसको बोल दो रेस्ट में है, दिस इज इन रेस्ट। अब किसकी बात करो? बी की बात करो। किसकी बात करो? बी की बात करनी है। किसकी? ओनली फॉर द बी। अब देखो,
ए इज इन रेस्ट, बी इज इन मोशन। अब कंक्लूजन समझ रहे हैं, बी तो इस डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, ए जो है वो 10 मीटर से भाग रहा है। तो अब ओवरऑल आपको पॉइंट कंक्लूजन निकालना है। कैसे निकालना है? पहले तो ये देख लीजिए कि ए की वेलोसिटी अगर देखी जाए, इसमें ये पॉइंट अगर ऑब्जर्व किया जाए, दिस इज द वी ए। अब आप क्या बोलोगे सर? आप इसको बोलोगे सर बी बी माइनस वी ए। आप लोग ऐसे निकालोगे, जिसके रिस्पेक्ट में उसको हमने माइनस रख दिया, ठीक है। और एक और पॉइंट हमने सर 5 बी की जो है वो क्या है 5i, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो 5i कैप लगा दिया। अब ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी है, ए की किसकी? ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। किसकी? ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं भाई? ये भी तो इसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो 10i कैप, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? दिस इज द माइनस का 5i कैप। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूं कि ए एक ऑब्जर्वर है और एक बी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ए को क्या है? हमने मान लिया कि ए जो है वो रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ए को क्या फील होगा? जैसे एक बात थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा कि कोई ए जो है वो एक कार में बैठा हुआ है और एक बी जो है वो आगे वाली कार में बैठा हुआ है। अब ए को क्या फील है? उसको वो समझ रहा है कि भाई मैं रेस्ट में हूं। अब बी वाली कार 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और जो पीछे वाली कार है, जो ये ए वाली है, ये क्या है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब सोचिए उसको क्या फील होगा? उसको फील होगा कि ये तो रेस्ट में, ए तो रेस्ट में है, लेकिन बी इसके पास आता चला जा रहा है। क्या आ रहा है? बी इसके पास आता चला जा रहा है। तो यही बात तो कह रहा है वो कि बी जो वो कितना आ रहा है? बी उसके पास आ रहा है। क्या आ रहा है? बी उसके पास आ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या परसेप्शन आया उसको? उसको ये परसेप्शन आया कि भाई बी आ रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यानी कि बी जो है वो ए के पास आ रहा है। बी इज अप्रोचिंग टू ए, ए को अप्रोच कर रहा है कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। भाई डायरेक्शन अपोजिट, माइनस आ गया कितने से? 5, तो 5i यानी कि एक्स डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ गई क्या यार? बात समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। पॉइंट समझ में आ गया? ये अगर समझ में आ गया तो बोल दो यस। सबको क्लियर? देन इसके बाद सी वाले ऑप्शन की सॉरी बी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बी वाले ऑप्शन के लिए उसने क्या पूछा है? वी सी ए दिस। अब इसमें कुछ बच्चों का दिमाग में क्या आता है? सर 10 10 कैंसिल, 0 है ना। भैया ऐसी गलती ना करिए, गलती करोगे तो पछताओगे। इट इज इन रेस्ट। ए को ऑब्जर्वर है, ए इज द ऑब्जर्वर, इसको इसलिए हमने क्या बोल दिया? दिस इज इन रेस्ट। अब सी की बात कर लेते हैं, बाकी कहानी थोड़ी सी की चलेगी। अब अगर इसका कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो वो क्या है सर? सी ए है। इसमें बड़ा सिंपल है सर, वी सी माइनस का वी ए कर दो, वी ए कर दो। एक नई कंक्लूजन और दिखाने वाला हूं, अभी थोड़ा सा इंतजार करिएगा। थोड़ा वेक्टर आप लोग पढ़ के आए हो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वी सी माइनस का वी ए। इसके बाद हम ये बात कहें कि सर वेलोसिटी ऑफ सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मीनिंग क्या है? 10 जे कैप। लेकिन माइनस का, पॉजिटिव का, डाउनवर्ड है तो माइनस का होगा भाई। बोलो 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 सर, माइनस का 10 जे कैप। और ए क्या है सर? ये माइनस तो लगा हुआ है। ए की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड, क्या 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 आई कैप हो गया। बोलो इसको हम लोग और सिंपल मतलब एक राइट मैनर में लिखना चाहे तो ऐसे आप लोग लिख दोगे। हाँ सर ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि माइनस का 10 आई माइनस का 10 जे कैप। ये कैसी वेलोसिटी है? हाँ भाई यही वेलोसिटी है। किसकी? वेलोसिटी ऑफ सी
इन फ्रेम ऑफ ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? बोलो बोलो। लेकिन इसको जब हम लोग एक कंक्लूजन में देखेंगे तो थोड़ा सा समझना है बस। वो क्या कि ये जो, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं इसको, इट इज सी। अब सी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा था भाई? सी जो जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मैं इसको क्या बोल दूं? 10 मीटर पर सेकेंड बोल दिया। अब एक और छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि सी की डायरेक्शन तो ये थी, अब ए की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। इन दिस डायरेक्शन अगर ए को मैं रेस्ट में बोल दिया तो भैया किसकी? सी वाले की आपको केवल वेलोसिटी किसकी दिखाई देगी? सी की दिखाई देगी। जैसे बी की दिखाई दे रही थी, ए वाला रेस्ट में फील कर रहा था अपने आप को, उसको फील हो रहा था कि बी मेरे क्लोजर आ रहा है, ये परसेप्शन उसको फील हो रहा था। सेम एज इट इज ए इस बार भी रेस्ट में है, लेकिन सी अब ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है, सी ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है। तो अब ए तो रेस्ट में अपने आप को फील करेगा परसेप्शन, लेकिन अब सी का कंक्लूजन क्या होगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सी यानी कि जो ए की वेलोसिटी है ना, ए की 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो इसको अगर मैं बात करूं कि 10i का मतलब क्या हो गया भैया? ये डायरेक्शन माइनस 10i, माइनस का 10i, माइनस का 10i, तो दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आप लोग ऑब्जर्वर को रेस्ट में बोलते हो तो उसके बाद जो ए की वेलोसिटी होती है, भाई इसकी भी तो वेलोसिटी है, जो ए की रेस्ट में बोल दिया तो जो इसकी वेलोसिटी है उसको जो ऑब्जेक्ट है ना उसको दे दो, लेकिन उसको कैसे दो? उसको इसकी डायरेक्शन ऐसे थी और जब सी पे लगा रहे हो तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन करके दे दो। दिमाग में नहीं आया? थोड़ा ध्यान से सुनना। ये क्या है? इस वाले को अगर मैं कहां, ये रहा, अगर वी बी ए इसको बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या भैया? ये वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी है। ए की जो भी वेलोसिटी हो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो और उसको बी में जोड़ दो। समझ गए क्या? फील नहीं आया? फील यहां से लो। ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड थी, उसको उस डायरेक्शन को अपोजिट किया, ए की डायरेक्शन को अपोजिट किया ये, और सी पे जाके ऐड करती वो हमने। डायरेक्शन अपोजिट की, माइनस साइन आ गया, माइनस साइन जस्टिफाई हो गया, डायरेक्शन अपोजिट और किस पे ऐड कर दी? दिस। तो अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ये तो भैया ए की थी, ये सी की थी, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग देखोगे तो ये क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए। आया क्या भाई? कुछ दिमाग में घुसा क्या? हाँ घुसा क्या? अब अगर हम लोग इसको ऐड कर लें ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा सर? 45 होगा सर, 45 होगा। समझ में आ गया? तो ए वाले को क्या फील होगा कि सी ऐसे आ रहा है, ए वाले को क्या होगा? सी इज डायरेक्ट, उसकी वेलोसिटी ये है। समझ गए? क्लियर? मजा आया? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? NSCJS कितना टफ होता है। देखो बहुत अच्छी बात है देवन, तुमने अगर क्वेश्चन कर ही लिया तो फिर क्या बात है भाई? 45 डिग्री तो है ही, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ होगा ही होगा, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ कुछ भी बोल लो, साउथ दिस द वेस्ट, खत्म, मामला सेट हो गया। अब जो चीज आपने पढ़ी थी उस चीज को आपने अप्लाई करना सीख लिया। अब एक काम करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, जो ऑलरेडी आप लोग 1D में कर चुके हो, जिस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी 1D में करे थे,
आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेटिव मोशन के तरीके से सॉल्व करिए तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मानकर चलिए कि दिस इज द ए। क्या है? दिस इज द ए। इसको नीचे ले आते, ए, दिस इज द ए। $37 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इट इज द बी और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सी और इसकी वेलोसिटी ये कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज द सी। सेम एज इट इज, इनको भी एक्स वाई प्लेन में दे रखा है। किसमें? एक्स एंड वाई प्लेन में दे रखा है। इसके बाद आप लोगों से जो क्वेश्चन किए गए हैं वो ये कह रहा है कि भाई फाइंड कर दो। 4 चीजें फाइंड करनी है। एक तो ए बी बताना है, बी बताना है आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ वी ए, सी बताना है वेलोसिटी ऑफ बी सी, डी बताना है वेलोसिटी ऑफ सी ए, सॉरी। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को फाइंड कर सकते हो। कंक्लूजन निकाल लीजिए, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। करिए जी सॉल्व। भाई जितने बच्चे अभी लाइव है लाइक करो यार पहले तो, है ना? लाइक तो बनता है यार, लाइक भी नहीं करोगे क्या? नहीं सर, लाइक तो करेंगे, शेयर भी करेंगे सर, ठीक है। चलो कोई बात। अब देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको सॉर्ट कर लेते हैं, है ना? कैसे सॉर्ट करना है वो आप लोग जानते हो। ये कितनी हो जाएगी बेटा? देखो इसको क्या बोलोगे? 10 cos 37 और इसका ये वाला y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37। अब देखो ये सॉल्व करो आप, इसको आप बोलोगे 20 cos 37 और इसको 20 sin 37, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे, कैलकुलेट करके लिखो तो आप लोग वैल्यू लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आप लोग लिख सकते हो। देखो 10 है, 37 cos, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज द 8। जब ये वाली 8 है तो साइन के लिए क्या होगा? इट इज द 6, इट इज द 6। इसके लिए हम बात करें तो इट इज द 4 4 द 16 और ये वाली हो जाएगी आप लोगों के लिए दिस इज द 4 12। कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। द वैल्यू हो जाएगी 12। अब देखो इसमें आप लोग वेलोसिटी अगर लिखना चाहो, सबसे पहले वेलोसिटीज लिख लीजिए।
ग्राउंड फ्रेम में ए की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ग्राउंड फ्रेम में ए की जो वेलोसिटी होगी वो दैट इज माइनस का नहीं, पॉजिटिव का 8i और ये 6 प्लस का 6j कैप। ये क्या होगी? ये होगी वी ए की वेलोसिटी। वी बी की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी देखें सर, ये वाली तो सिंपल है, इट इज द 5j कैप। सर वी सी की वेलोसिटी वो भी हमें पता है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे भाई? सिंपल है। अब ये x के लिए माइनस है, माइनस का 16i कैप प्लस 20 एंड 12j कैप। यही है क्या? बोलो, यही है ना? अब आपसे पूछा जा रहा है, अब हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिना रुके दे सकते हो क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर लिया। तो भैया एक बात बताओ, हमने अभी आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि वेक्टर आप लोगों को जो आप लोगों ने पढ़ा है उसकी वैल्यू आपको समझ में आती है? नहीं समझ में आती तो आज का लेक्चर ही आपके लिए काफी है कि वेक्टर ना पढ़ने के क्या नुकसान है। ठीक है, देख सकते हो, देख लो, फील करो। अब देखो इसके बाद में क्या किया हमने, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो हमने निकाला वी ए बी। अब इसमें एक पॉइंट आप लोगों को ए बी पूछा है ना, ए बी, हाँ, तो बी को इस बार ऑब्जर्वर, इसको रेस्ट में बोल दिया, ए को क्या बोला? ए इन मोशन, क्योंकि ए जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट में बोला। तो ये क्या होगा? वी ए माइनस का वी बी, देन इसको सॉल्व करोगे, इट इज द वी ए की वैल्यू क्या है? 8i प्लस का 6j कैप, माइनस का b की वैल्यू माइनस का 5j कैप, है ना? तो इसको बोलोगे सर 8i प्लस 1j कैप। ये किसकी हो गई? दिस। लेकिन इस पर अगर मैं आपसे सिंपल सा जवाब बोलूं कि भाई एक सिंपल सा जवाब दीजिए, किसकी? बी बी ए की वैल्यू बताओ। किसको? इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी जाए तो आप क्या जवाब दोगे? सर मेरे को कोई बड़ा काम नहीं करना, मेरे को एक छोटा सा काम कर देना है, ए बी इसकी डायरेक्शन को पलट देना है और इसके सामने केवल और केवल माइनस का दिस, माइनस का जे कैप लगा दूंगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव कर दो, बस आंसर आपके सामने। तो भाई वैल्यू समझ में आ रही है क्या? सर कैसे हुआ, कैसे हुआ? लगाओ दिमाग, अभी अभी स्टार्टिंग में ही कराइए ये सारी चीजें। अब सी ऑप्शन में आप लोगों से बोला, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विद इन फ्रेम ऑफ सी के फ्रेम में बताना है। तो भाई इसमें भी कुछ भी करने वाली बात है ही नहीं सर, कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बी की वैल्यू, बी क्या है भाई? बी है 5j कैप माइनस सी का सी का देख लेते, माइनस का 16i कैप प्लस का 12j कैप, हाँ या ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व करोगे तो इट इज द 5j कैप प्लस का 16i कैप माइनस का 12j कैप, इसका मीनिंग 16i कैप, इट इज द 7j कैप। शॉर्ट है भाई, इससे आसान तरीका आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी समझ लीजिए, सारी चीजें आसान हैं। मैं थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, गलती चाहे यहां कितनी भी कर लो स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस के बाद नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल, सी माइनस का ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सी की कितनी है भाई? सी का माइनस का 16 प्लस का 12j कैप, ए की कितनी है? ए की ए कहां गया भाई? ए दिस द 8i, माइनस कर दिया या ब्रैकेट लगा दूं? ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, ब्रैकेट को सीधा सॉल्व करके लिख दिया है। कोई दिमाग में कंक्लूजन मत बैठा के बैठ जाना सर ये कैसे, है ना? 24i कैप और इट इज द प्लस का 6j कैप, प्लस का 6j कैप। भाई सॉल्व हो गया?
देखो देखो देखो, सॉल्व है, कंक्लूजन सॉर्ट आउट। कंक्लूजन मिल गया? बोलो बोलो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और ऑब्जर्व करते हैं। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने 1D में सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो यहां आप लोग देखिए, नई अप्रोच से नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ए है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इट इज द बी और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। देखना कैसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है, कैसे आप लोग बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगा सकते हो। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पहला ऑप्शन पूछता है आप लोगों से, टाइम व्हेन ए ओवरटेक बी, कब ओवरटेक करेगा। बी वाला ऑप्शन पूछा आप लोगों से, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, जब ओवरटेक करेगा तब तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट एस का कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट एस बी का कितना होगा। भाई एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया था क्या? अब इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, है ना। इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको याद है हमने एक बात बोली थी आप लोगों को कि टाइम इज द कॉमन टर्म। इसके बीच में टाइम जो है वो एक कॉमन टर्म है, आप उसको साथ लेकर चल सकते हो कि उस टाइम पर ये मिलेंगे या ओवरटेक करेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन भाई उस तरीके से सॉल्व करना है तो फिर यहाँ इस चीज को क्यों पढ़ रहे हो? फिर तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन के थ्रू कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो आप लोग देखिए कि कैसे स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाई ए के फ्रेम में इसको सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, ए को हमने क्या बोलेंगे, ए को सर हम बोल देंगे सर ए जो है वो रेस्ट में है। इसके बाद हम लोग बी पॉइंट के लिए, सॉरी बी के लिए ऑब्जर्व करें तो बी जो है वो हम ये कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में। अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना, वैल्यू समझ में आएगी भाई। जो दिव्यान अभी आपको समझ में नहीं आ रहा था ना वो पॉइंट, वो अब क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक पॉइंट बताओ, हमने क्या बोला, ए इज द ऑब्जर्वर, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया। तो जो ए की वेलोसिटी है भाई, ए को परसेप्शन हो चुका है कि वो रेस्ट में है, तो ए की वेलोसिटी कहां जाएगी? नहीं दिमाग में उतरा, ए की वेलोसिटी कहां जाएगी? कहीं चली थोड़ी ना जाएगी, ए भी तो मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो हमने जो एक परसेप्शन बढ़ाया कि ए रेस्ट में, ए को फील हो रहा है मैं रेस्ट में हूं, तो इसकी वेलोसिटी कहां जाएगी? हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी को भी v को दे दो। किसको दे दो? b को दे दो। अब इसको ये फील होना चाहिए कि b इसकी साइड आ रहा है या इससे दूर जा रहा है ना। तो ये परसेप्शन कैसे दूर होगा? हमने कहा कि a की वेलोसिटी को किसको दे दो? b को दे दो, b को दे दो। लेकिन उसकी a की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? दिस, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो उल्टा करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल वेलोसिटी आपको, ओवरऑल वेलोसिटी कितनी मिली सर? बी की जो वेलोसिटी मिली, ए को क्या फील होगा? ए को फील होगा कि बी जो है वो इसके साइड में 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। कितने से आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। क्वेश्चन कितनी स्मार्टली सॉल्व होता है वो आपको देखना है कि भाई अब ए को लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, बी जो है वो उसकी साइड आ रहा है। कितने से आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो भाई कितनी देर में आ जाएगा? यही तो क्वेश्चन है कि टाइम व्हेन ए ओवरटेक बी, ए बी को कब ओवरटेक कर लेगा। क्वेश्चन तो वैसा ही है, टाइम पूछा है,
बट ए को परसेप्शन है कि आई एम इन रेस्ट, बी इज अप्रोचिंग टू ए को, बी जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में 4 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। तो अब सोचिए कि बी जो है वो ए के कितनी देर में आ जाएगा, कितनी देर में आ जाएगा भाई। तो अब देखो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बोले 20 मीटर। सर 20 मीटर कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। तो अब आप लोग एक इसमें अब ये बात बोलो कि सर टाइम निकालना है, सर हमें टाइम निकालना है। तो एक बात बताओ, टाइम निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कर सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कर सकते हो क्या। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। देन वेलोसिटी कितनी है मिली ओवरऑल, सर 4। कितनी, 4 की वेलोसिटी से। इसका मीनिंग है ये 5 सेकंड बाद, कितने बाद, 5 सेकंड बाद ये जो है ए जो है वो बी को ओवरटेक कर जाएगा, या फिर ए को ये फील हो रहा होगा कि 5 सेकंड बाद बी जो है ए के पास आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, कैसे स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व हुआ भाई, क्लियर हुआ, यस और नो, बोलो 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 जल्दी बोलो यार। इसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि ए ने एस, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये बताओ कि 5 सेकंड में ओवरटेक करेगा तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ए को ओवरटेक करने के लिए, और बी को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। सर आसान है, कैसे, डिस्प्लेसमेंट बताना है किसका, डिस्प्लेसमेंट बताना है जिसका। तो भैया इसकी वेलोसिटी कितनी है, जितनी देर तक ट्रेवल करेगा, जितनी देर में ओवरटेक करेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है सर, 10 से कर रहा है, 5 सेकंड से मल्टीप्लाई करके 50 मीटर। ठीक है, एस बी बताना है आप लोगों को, तो सर बी बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से। ये कितने से मूव कर रहा था भाई, ये 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 कर दो, इट इज द 30। एक बात बता दो, एक बात बता दो भाई, एक आपसे ये बात बोलूं मैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, आपको यही बताना था कि मानकर चलिए कि कोई एक पॉइंट पी था, क्या था, ये कोई एक पी पॉइंट था जहां पर ये दोनों मिलेंगे। कहां, जहां ये दोनों मिलेंगे वो बी पॉइंट तक, इस पी पॉइंट तक पहुंचने में, बी पी पॉइंट तक पहुंचने में ए को 50 मीटर चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले तो ये 30 मीटर कम करना पड़ेगा इसको, और ये भी तो तब तक ये भी तो आगे बढ़ चुका होगा ना अपनी वेलोसिटी से, इसके पास भी वेलोसिटी है। 5 सेकंड में पी पॉइंट तक ये 30 मीटर आगे बढ़ चुका होगा। तो यानी कि ए को ये 20 मीटर भी कवर करना पड़ेगा, और इस ये जितना आगे बढ़ चुका होगा उतनी डिस्टेंस भी तो इसको कवर करनी पड़ रही होगी। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ गई भैया, 30 मीटर आ गई। कितनी, 30 मीटर आ गई। अब जोड़ लो 30 + 20 कितना आया, 50 आया। ए को कितना ट्रेवल करना पड़ा होगा, 50 मीटर। कब तक, ओवरटेक करने तक। मामला सेट है भाई, बताओ। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो हमने ए को फ्रेम बनाकर सॉल्व किया है, अगर इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई थोड़ा बात समझना पड़ेगा कि ग्राउंड फ्रेम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है। अब देखो थोड़ा सा समझ लेना भाई, बाकी सारी चीजें सेम। ए, इट इज द बी, हम ये मानते हैं दिस इज द पी, क्या है, पी। अब ये ए और बी एक दूसरे को नहीं देख रहे, कोई ग्राउंड पे तीसरा पर्सन खड़ा है और वो देख रहा है, और वो जब देख रहा है तो वही ऑब्जर्वर हो गया, वही रेफरेंस पॉइंट हो गया, वही रेफरेंस फ्रेम हो गया। हाँ या ना, समझ गए क्या। तो देखो ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द 20 मीटर। बोलो हाँ या ना, ग्राउंड फ्रेम से देखने की कोशिश कर रहे हो। तो अब ये मैं ये कहता हूं कि ए और बी पी पॉइंट पर एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, तो इस तक बताओ भाई, यहां तक पहुंचने में बी को कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करोगे, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसकी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो ये अपनी इस वेलोसिटी से कुछ टी टाइम तक ट्रेवल कर रहा होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई टी। उसके अलावा ये पी पॉइंट तक पहुंचने में अपनी वेलोसिटी से कितना, अपनी वेलोसिटी से 10 की वेलोसिटी से टी टाइम तक ट्रेवल पी तक पहुंचेगा। हाँ या ना, बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ या ना, बोलो। तो अब एक बात बता दो, क्या ये इसकी ओवरऑल डिस्टेंस, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है। ये डिस्टेंस किसकी है? एस ए की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस किसकी है? एस बी की डिस्टेंस है ना? या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बात सेम ही है, कोई ये मत कहते हो सर डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उठा के पटक देंगे अभी, ठीक है, गलत परसेप्शन लगाया तो। चल अब ये क्या है? एक्स और ये वाई प्लेन। अब एक बात बताओ कि ये ए जो है पी पॉइंट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई टी, हाँ या ना? 10 मल्टीप्लाइड बाई टी करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। अब एक बात बताओ, पी पॉइंट तक पहुंचने में ये डिस्टेंस किसके इक्वल कैसे कर सकते हो आप लोग? सर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। यानी पी पॉइंट तक पहुंचने में ये डिस्टेंस इसके और इसके सम के बराबर होगी, यानी कि 6t प्लस का 20 के बराबर होगी। बोलो। तो इट इज द 10t माइनस का 60, इट इज 20, यानी कि 4t इक्वल्स टू 20 एंड t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सर जब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था तो क्यों घुमाया? घुमाया तुम्हारे लिए था भाई, कि तुम लोग कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, ए को बी को किसी को भी बना के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था या नहीं किया था? 1D में कोई क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं आपको, बोलो भाई, करे हो या नहीं करे हो? चलिए आगे बढ़े। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग लिखोगे अभी, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में देकर जाऊंगा, वो आप लोगों को होमवर्क में लिखना है, ठीक है भाई? करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2 पॉइंट यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं इंपोर्टेंट की पॉइंट्स, जो अगर आप भूल भी जाओगे तो कुछ समय बाद आपको वो पॉइंट्स कंप्लीटली थ्योरी को थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि क्या है कैसे है ना। देखो नोट पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, टाइम कैलकुलेटेड, टाइम कैलकुलेटेड इन एनी फ्रेम, in any frame, in any frame will remain same and independent एक सेकेंड, independent of frame while velocity, acceleration and
displacement are frame dependent, are frame dependent. ठीक है भाई, अगला अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इफ वी ऑब्जर्व motion of a particle, from the frame of other particle, then the particle from which motion is observed is assumed to be at rest. समझ गए भाई? अगर हम लोग जो पॉइंट पढ़े हैं उन्हीं चीज़ को मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एट दैट मोमेंट जब आपको ज़रूरत होगी तो ये चीज़ें याद दिलाएंगी कि हम लोग टाइम को अगर देखें तो टाइम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई भी तरीके से डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। वहीं हम लोग एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनकी डिस्कशन करें तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग किसी भी ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पार्टिकल का अदर फ्रेम से पार्टिकल, देन पार्टिकल फ्रॉम द विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एज्यूम्ड एट रेस्ट, जिससे भी हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी अदर पार्टिकल को, तो जिससे ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पार्टिकल को क्या कर दीजिए आप लोग रेस्ट में मान लीजिए। तो यही पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करे हैं। जब डिस्कस करे हैं इससे हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। क्या है? इससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। तो एक काम करते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देके जाता हूं और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग द सेशन में ही बोला था, है ना, जैसे ही स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जो है अपना टाइम ड्यूरेशन क्लासेस का बढ़ाएंगे। तो ऑलमोस्ट आज की क्लास 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। आगे और भी क्लास जब नीड होगी तो और भी क्लासेस 1-2 घंटे तक आप लोगों को मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको अपना पोटेंशियल बचा के रखना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप नहीं उस चीज़ के साथ इतनी देर तक बैठ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक काम कर सकते हो, आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि यार आप लोग चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसको आप लोग जहाँ तक आप पढ़ लिए हो सारी चीज़ें आपके दिमाग में उतर गई, क्योंकि इससे पहले आपकी बायोलॉजी की भी क्लास होती है, वो भी आप लोग पढ़ते हो, उसके बाद ये वाली क्लास होती है। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है तब आप लोग क्लासेस को वहाँ से रिज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग सर लाइव में नहीं पढ़ पा रहे तो उसको छोड़ दिया आपने, है ना। तो टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों का नहीं मैच पर रह पाएंगे ना। तो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जैसे आज की क्लास 1.5, नेक्स्ट क्लास और हो सकता है इससे भी बड़ी क्लास होगी, और उससे भी बड़ी क्लास मैराथन क्लासेस भी हो सकती हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की क्लास भी मैं आप लोगों को फिजिक्स में ले सकता हूँ कि एक एक दिन में कंप्लीट पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया हो। कुछ इस तरीके भी क्लासेस हो सकती हैं। तो आप लोगों को उसके लिए अपनी कमर कस के बैठनी है भाई, ठीक है, करेंगे तो करेंगे फिर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देकर जाऊंगा। एक क्वेश्चन, दिस इज द ए
इट इज बी। अब ध्यान से सुनना, ए जो है इसके पास एक वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, एक मिनट रुकिए, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। बी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है, यानी कि यू बी जो है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। बट इसको एक एक्सेलरेशन दिया गया है, दैट इज ए बी को एक एक्सेलरेशन दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी इनिशियल जो है वेलोसिटी वो क्या है, जीरो है। एंड ए की जो वेलोसिटी दी गई है इन द सेम डायरेक्शन वो दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। बट इसको क्या नहीं दिया गया, इसको इसका एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज जीरो, इसका एक्सेलरेशन जो दिया गया है वो दिया गया जीरो। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन फाइंड करना है। भाई देखो, मुझे पता है अगर 1D का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बट मैं आपसे रिलेटिव पढ़ाया हूं तो रिलेटिव के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन करना है। व्हेन ए एंड B will meet, B ऑप्शन की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A and B, A and B when they will meet। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है एक लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट से करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग इन द फ्रेम ऑफ ए को अगर रेफरेंस में मान के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो मज़ा आएगा यार, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो फटाफट से यार लाइक कर दो आज के सेशन को, है ना। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल।